ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शेखर अय्यर, राजनीतिक विशेषज्ञ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक, एंकर। भारतवर्ष की पहचान एक अजर अमर संस्कृति वाले देश के रूप में पूरी दुनिया में रही है आदिकाल से। प्राचीन काल से भारत का गौरवमयी इतिहास रहा। प्राचीन भारत अत्यंत समृद्ध सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया भर में याद किया जाता था, लेकिन इसका मध्यकाल अंधकार में डूबा और गुलाम भारत के रूप में याद किया जाने लगा। आधुनिक काल में भी सनातन संस्कृति के प्रति, भारत की अपनी पहचान के प्रति वो चेतना नहीं देखी गई जो वर्ष 2014 के बाद से अब तक विगत 9 वर्षों में देखी जा रही है। भारत की अपनी छवि, भारत की अपनी पहचान और अजर अमर संस्कृति के रूप में एक नई छवि भारत की निर्मित हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह 9 वर्षों में भारत अपनी इस नई छवि को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहा है। शेखर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आप पूरी दुनिया में सर घूमते रहते हैं, आपके आलेखों को, आपके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है। भारत की जो एक पुरानी छवि थी, एक समृद्ध भारत की, एक परतंत्र भारत की और एक सशक्त हो रहे सांस्कृतिक छटा वाले भारत की, अपनी जड़ की ओर लौटने वाले भारत की जो आधुनिक काल की दिख रही है। किस तरह आप विविध आयामों में भारतीय संस्कृति को जो एक नया रूप ले रहा है उसे देख रहे हैं? पिछले 9 साल में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी स्वयं और उनकी सरकार ने जो कई कदम लिए हैं, जिसको देखकर लगता है कि भारत का एक अपना पहचान पहले भी था, लेकिन ये पहचान अब दोबारा गर्व के साथ उसको आगे किया जा रहा है, उसको वर्ल्ड के सामने पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्राचीन जो हमारी हेरिटेज रही है, जो सैकड़े मतलब सेंचुरी से हमारे पास मतलब एक विरासत के रूप में हमारे पास आया है, उसके अप्रिशिएट करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, ये कई सारे जो पहलू में काफी कदम लिए गए। पहली बात तो जैसे प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी प्राण यानी 5 प्लेजेस, उसमें एक सबसे बड़ा ये था कि हमारी जो सांस्कृतिक हेरिटेज है उसको हम गर्व से अपनाएं, उसको हमें समझें, उसको डेवलप करें और उसको प्रोजेक्ट भी करें। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए, केवल आप ले लीजिए जिस तरह हमारी जो स्पिरिचुअल जो धार्मिक जगह है, आध्यात्मिक और धार्मिक, ये दोनों जगह जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है उसकी रिजुविनेट किया गया है। सबसे बड़ा तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर पहले तो यही कहा जाता था कि विश्व में सबसे पुरानी जो शहर है काशी, हमेशा कहा जाता था भाई वहां उस शहर में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां देखो गंदगी, जहां देखो ये। लेकिन उसके बाद जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने 2014 से उसका वाराणसी के लोकसभा सदस्य बने, तब से लेकर काशी की जो इम्पोर्टेंस रही है उसके पूरा डेवलप करके जो लास्ट में हमने देखा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मतलब गंगे में आप स्नान करके सीधा मंदिर अंदर तक जा सकते, विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा हिस्टोरिक अगर कोई हमारी कल्चर की जो प्रेजेंट करने की और साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे ये सबसे बड़ा काम हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा होगा उससे पहले राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद उसका भूमि पूजन हुआ, प्राइम मिनिस्टर उस पर शामिल हुए थे, पूजक किए थे। कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक उसकी पहली जो फर्स्ट फेज है इंफ्रास्ट्रक्चर काम राम मंदिर का हो जाएगा और हो सकता है जनवरी में उसका वहां पे पूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह पूजा वगैरह होंगे, जिसपे प्रधानमंत्री को निमंत्रण किया गया है। डेट अभी दे देंगे तो फिर डेट भी पता चल जाएगा। ये भी बड़ा काम था। साथ में आपने देखा हो जो केदारनाथ जब 2013 में जो बड़ा बाढ़ हुआ था उसमें बहुत वहां नुकसान हुआ था, उसको लेकर भी कई डेवलपमेंट्स किए गए। आज अगर केदार जितने श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए फैसिलिटीज, वो ऐसा नहीं है कि कोई टूरिस्ट सेंटर है लेकिन एक रिलीजियस सेंटर को जो सारे फैसिलिटीज दी गई वो भी अपने आप में है। साथ साथ में आपने देखा होगा उज्जैन के महाकाल का भी टेम्पल कॉरिडोर। फिर जम्मू और कश्मीर में जितने पुराने मंदिर थे, जो पुराने मंदिर बंद हो गए थे या एकदम डैमेज हो गए थे, उसको रिवाइव करना। अभी आपने देखा कि शारदा मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो भी रजौरी सेक्टर में ठीक
लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। जम्मू में एक बालाजी का मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है और साथ में कई मंदिरें जो हैं कश्मीर में, उसको काफी समय से वो नेग्लेक्ट रहा, राजनीतिक कारण से और दूसरी कारण से भी, उसका भी एक प्रकार से पुनर्निर्माण, जैसे अब श्रद्धालु जा सकेंगे वहां पे जाके अपना माथा टेक सकते हैं, ये सारी चीजें भी हुआ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी जितनी पुण्य नदी है, गंगा से लेकर नर्मदा, जितने पुराने नदी है, वहां के जो घाटों को डेवलप करना, वो भी हमेशा रहा। ये एक तरफ से ये हुआ है। साथ साथ में बाकी चीजें भी हुई है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो योग दिवस माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून 21 को, लेकिन साथ में योग से जुड़ा हुआ बाकी जो हमारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन रही है, जैसे आयुर्वेद का विश्व भर में उसका जितना प्रचार हुआ है, जितना उसको लेकर लोग अभी जान पा रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड से अभी इंटरेस्ट आ रहा है कि ये कौन सा ऐसा एक भारत में जो एक कंप्लीट होलिस्टिक जो स्वास्थ्य के लिए एक प्लान है वो आयुर्वेद में है, उसको लेकर भी काफी इंटरेस्ट हुए। और हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारी जो भी चीजें हैं, जो ट्रेडिशनली जो नॉलेज है हमारे लेकर, हमारे जो जड़ी बूटी को लेकर, इसको लेकर भी काफी रिसर्च किए गए। और साथ साथ में दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि जब भी कोई विश्व नेता आते हैं बाहर से, स्टेट विजिट पे आते हैं, प्रधानमंत्री की यही कोशिश रही है कि वो केवल न केवल दिल्ली और आगरा में ताजमहल देखकर चले जाए। पहले यही होता था कि कोई भी विश्व के बड़े नेता आते थे, वो दिल्ली आते थे, स्टेट विजिट के बाद आगरा चले जाते थे, बस ताजमहल देके चले जाते थे और लगता था कि केवल ताजमहल ही एक चीज है भारत में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश करके देखा है कि जो हमारे चीजें हैं, हमारे जो अन्य बहुमूल्य हमारे जो विरासत से और बाकी जो डेवलप हुए, उसको भी मतलब वर्ल्ड विश्व देता उसको पहचानना चाहिए और लोग भी विश्व भर की उसकी भी प्रचार होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा प्रधानमंत्री ने हमारे ऑस्ट्रेलियन पीएम को अक्षरधाम ले गए और कोरिया के जो फर्स्ट लेडी थे वो अयोध्या गए, वो दीप उत्सव में शामिल होने के लिए। फिर आप अफगान के उस समय के राष्ट्रपति वो गए थे अमृतसर अपने स्वर्ण मंदिर। और G20 में भी आप देखे होंगे जितने समिट्स हुए, उस समिट्स में ऐसे शहर में हुए हैं जहां पहले कभी कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ है, छोटे छोटे शहर जहां, लेकिन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर शहर का एक कल्चरल इंपॉर्टेंस रही है, एक कल्चरल बैकग्राउंड रही है। उसको शोकेस करने की जो कोशिश हुई है पिछले 3-4 महीने में G20 के जितने सब कमेटी की मीटिंग के दौरान, वो अपने आप में मुझे लगता है कि हमारे कल्चर को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम हुआ है। सर, यहाँ पर हम एक इसे विस्तार देते हुए समझना चाहेंगे कि आपने उदाहरण दिए कई सारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, सांस्कृतिक नगरियां रही हैं भारत की, उनकी आपने चर्चा की। लेकिन इस पूरी 9 वर्षों की अवधि में विभिन्न जो आइकॉन हमारे संस्कृति के हैं, उन्हें भी कह लें कि नए सिरे से उनकी याद जनमानस में पहुंचाने के लिए नए नए उद्यम किए गए हैं। जैसे सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनी, जिसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे जो नायक हैं उन्हें किस रूप में पुनर्स्थापित किया जा रहा है, जो हमारी विरासत के, हमारे धरोहर के नायक हैं, उनसे संदर्भित क्या अनुभव कर पा रहे हैं आप? एक तो आपने सरदार पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वहां पे केवड़िया में उद्घाटन हुआ था, जिसको आज एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन गया है, देश भर से और विदेश से भी लोग आके देखते हैं कि उन व्यक्ति को वो सलाम करते हैं जिन्होंने आज जो मॉडर्न इंडिया बना है, वो उनकी जो भूमिका रही है, खास करके विभाजन के बाद, उसके बारे में बहुत समझ पा रहे हैं कि इनकी कुर्बानी क्या रही, कैसे मेहनत किए इन्होंने, और वो तो बड़ी बात है। साथ साथ में आपने देखा होगा इन्होंने आचार्य रामानुजाचार्य का एक बड़ा स्टैच्यू इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर जी। उसके बाद केम्पेगौड़ा जो कर्नाटका के बहुत बड़े माने जाते हैं, उनकी भी एक बेंगलुरु में भी हुई थी अभी इस साल। उसके साथ साथ आदि शंकराचार्य का भी काफी जगह पे मूर्तियां ये की गई थी। और नेताजी सुभाष बोस का जो हमारे कर्तव्य पाथ में उनकी जो कैनोपी जो पहले था, उस कैनोपी में जो उनकी मूर्ति वहां पे, उसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया। साथ में आपने देखा होगा जो अम्बेडकर की जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग बनी है, अम्बेडकर की जो दिल्ली में, उसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के समय में हुआ। साथ में आपने देखा होगा बाकी चीजें भी हुई, जैसे वर्ल्ड सूफी फोरम का भी हुआ कि जो इस्लाम की जो शांति मैसेज देने की जो एक प्रक्रिया रही है सूफी माध्यम से, उसका भी कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं इनॉग्रेट किए थे। जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर हमारे सिख भाइयों बहुत मानते हैं, क्योंकि गुरु नानक जी का वो फाइनल प्लेस था, और करतारपुर साहिब तो वहां पाकिस्तान में है, लेकिन दोनों देश के बीच में बातचीत करके कॉरिडोर बनाया गया ताकि श्रद्धालु वहां जाएं, वहां जाके माथा टेके फिर वापस आए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में 100 से ज्यादा एपिसोड हो गए,
कोई ना कहीं एक जगह के बारे में, हमारी विरासत से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसको लेकर कभी जिक्र किए। और हमेशा कहते थे कि हर भारतीय को एक कोशिश होनी चाहिए को अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य कहीं जाके उसकी विजिट करें, वहाँ की कस्टम समझे, वहाँ की जो कल्चरल चीजें हेरिटेज है उसको भी समझें और उनकी भाषा, उनकी खान पान और बाकी चीजें समझने की, ताकि हर भारतीय समझ पाए कि देश जो है कितना श्रेष्ठ है, कितना बड़ा है और एक भारत है, भाषा अनेक है। लेकिन ये भी एक जो हमारी कल्चर से जुड़ी हुई है, जो भारतीय कल्चर की जो बात होती है, यही बात होती है। इसको भी प्राइम मिनिस्टर ने साथ में हमें ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा अगर कल्चरल लाभ कोई बड़ी फेस्टिवल हुई है वो तो काशी तमिल संगमम जो हुआ था। पहली बार काशी नगर में हमने देखा कि तमिल और काशी, मतलब तमिलनाडु और काशी के बीच में जो रिश्ता रही है सैकड़ों साल, मतलब हजार साल से जो पुराने रिश्ते हैं, वो जो किस तरह लोग वहां से आते थे। और तमिलनाडु में एक आज जगह है तेनकाशी करके, जो लोग तमिलनाडु से नहीं जा पाते थे उन दिनों में, जब कोई ट्रेन नहीं था, कोई हाईवे भी नहीं था, उस समय जब लोग पैदल किसी तरह जाते थे जंगल से होके, तो उस जगह एक तेनकाशी है जो पांड्य राजा ने किया था। वैसे वो सारी चीजों को याद करा के और काशी के लोग भी देख पाए कि काशी क्यों विश्व में बड़ा शहर है, सबसे पुरानी शहर, उसकी हिस्ट्री में क्या रही है, देश भर से कैसे वहां आए हैं। तो ये सारी चीजों को लिंक करके लोगों सामने पेश करना ये हुआ था। और साथ में दूसरा एक संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, यानी सौराष्ट्र के लोग जब आक्रमण हुआ था, बाहर से जब आक्रमण हुआ था, तो कई लोग वो गुजरात से जाके बस गए तमिलनाडु में। उनके लोग आज भी है, वही भी सौराष्ट्र भाषा बोलते हैं, मदुरई में, त्रिची में, ऐसी जगह में। उन लोग का एक संगम करके जो आके देखे कि सौराष्ट्र, मतलब पहली बार कई लोग तो सौराष्ट्र पहली बार जा रहे हैं, उनकी पहली पीढ़ियों ने वहां से आके वहां तमिलनाडु में बसे। तो ऐसे अगर देखा जाए कई कोशिशें हुई है। और साथ में जितने संग्रहालय हैं, खास करके आपने देखा कि संग्रहालय में जो चीजें हैं उसको डिजिटलाइजेशन करना, ताकि उस पर रिसर्च हो, एकेडमिक स्टडी हो, वो भी बड़ी काम हुई है। दूसरी बात, 3 चीजें जो हुई है मैं जिक्र कर रहा, जो भारत के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी, उनके लिए जो वॉर मेमोरियल जो बना, क्योंकि दिल्ली में कभी एक वॉर मेमोरियल के रूप में नहीं था कि जो इंडिया गेट है, वो इंडिया गेट को तो उस विश्व युद्ध का वो जिन लोग कुर्बान किए थे उनके लिए ये थे, जब वो ब्रिटिश सम्राट के लिए और राज के लिए लड़े थे। हमारी जो जितनी लड़ाई हुई है, मतलब विभाजन की बात, उन लोगों को यादगार में एक मेमोरियल की जरूरत थी, जिसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल वॉर मेमोरियल हुआ। वैसे एक नेशनल पुलिस मेमोरियल भी हुई है, वो भी चाणक्यपुरी में है, वो भी इसी पीरियड में हुआ था। और जालियांवाला बाग, जो उसका जो पूरा डेवलपमेंट करके, जिस तरह लाइट साउंड प्रोग्राम वर्क करके जो अमृतसर में जालियांवाला बाग, उसका भी रीडेवलपमेंट इसी 9 साल के कार्यकाल के अंदर हुआ है। सर, हम आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण कह लें बिंदु की ओर ले चलना चाहेंगे। जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, उनका भी भारत बनाने में, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से इन 9 वर्षों में जनजातीय समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कह लें कि आदि महोत्सव, उत्सव जैसे आयोजन किए, उन्हें किन अर्थों में ले रहे हैं आप? देखिए, हर साल नवंबर 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, और साथ में बिरसा मुंडा का, जो एक स्वाधीन संग्रामी रहे और जिनके बारे में पहले इतना जिक्र नहीं होता था जितना अभी जिक्र हो रहा है। झारखंड में बड़े मूर्ति का भी उद्घाटन हुआ था। और साथ में ये आदि उत्सव की जो आपने बात की, ये आदि महोत्सव ने हमारी दृष्टि आकर्षण की है कि किस तरह हमारे आदिवासी भाई, किस तरह हमारे स्वाधीन संग्राम से लेकर किस तरह वो हमारे लिए कितने क्या किए हैं। बस यहीं पर हम अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और श्रोताओं की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शेखर अय्यर, राजनीतिक विशेषज्ञ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे एंकर मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।